दोस्तों जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्लेनेट है, जिसके अंदर भी खतरा है और बाहर भी। अगर बात करें बाहर की, तो बाहर जानलेवा रेडिएशंस का एक बहुत बड़ा जाल है, और अगर अंदर की बात करें तो अंदर का तो पूछो ही मत। जुपिटर के अंदर झांक कर देखने पर पता चलता है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। या तो वहाँ कड़कती हुई बिजली है, या फिर तेज तूफान, जहाँ इंसान तो दूर की बात बल्कि मशीन्स भी जलकर राख हो जाती हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि जुपिटर सबसे बड़ा है, तो ठीक वैसे ही इससे जुड़ी हर चीज भी सबसे बड़ी है। जुपिटर के पास सबसे बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे बड़े तूफान है, और तो और सबसे बड़े चांद भी जुपिटर के पास ही हैं। इतने बड़े चांद ना तो सैटर्न के पास हैं और ना ही किसी और प्लेनेट के पास। तो जुपिटर अपने आप में ही एक ऐसी दुनिया है जो कि बाकी सभी दुनियाओं से हर लिहाज में सबसे बड़ी है। और यही वजह है कि जुपिटर को द किंग ऑफ सोलर सिस्टम यानी सोलर सिस्टम का बादशाह भी कहा जाता है, और इसका नाम भी रोमन गॉड्स के बादशाह के नाम पर रखा गया था, जो कि बाकी देवताओं में सबसे बड़ा था। तो यार जुपिटर पर मैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना चुका हूँ, जिनमें हमने जुपिटर के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया था। पहले पार्ट में हमने देखा था कि जुपिटर कैसे बना और ये किस टाइप का प्लेनेट है, और दूसरे पार्ट में हमने जुपिटर के अंदर जाने वाले एक प्रोब की कहानी को डिस्कस किया था, जो कि जुपिटर के अंदर गया था और उसने हमें जुपिटर के अंदर का खौफनाक मंजर दिखाया था। तो जुपिटर के बारे में तो हम ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज बाकी रह जाती है तो वो है जुपिटर के मून्स, क्योंकि पहले साइंटिस्ट को ये लगता था कि जुपिटर के मून्स इनएक्टिव होंगे, जो कि पत्थर या बर्फ के टुकड़े होंगे। लेकिन जैसे ही कुछ स्पेसक्राफ्ट्स उन मून्स के पास से फ्लाई बाय करते हैं, तो पता चलता है कि उन मून्स पर कुछ अजीब हो रहा है। किसी मून पर खोलता हुआ लावा है और किसी पर बर्फ के नीचे छुपा समंदर। तो आखिर जुपिटर के मून्स पर क्या है, यही है हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक, जो कि हमारी जुपिटर सीरीज का पार्ट 3 है। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने जुपिटर के पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड पे आपको दोनों पार्ट्स के लिंक्स मिल जाएंगे। अगर मन करे तो उन्हें भी देख लेना, आई गारंटी कि आपको मजा आएगा। तो चलो अब ज्यादा बातें नहीं करते और आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे साइंटिस्ट गैलीलियो नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करते हैं, जिसके साथ वो एक बड़े से प्रोब को भी अटैच कर देते हैं। उस प्रोब का काम था जुपिटर के अंदर जाना और ये पता लगाना कि जुपिटर के अंदर आखिर क्या है। और अगर बात करें स्पेसक्राफ्ट की, तो स्पेसक्राफ्ट का काम था जुपिटर और उसके 4 सबसे बड़े मून्स की स्टडी करना। तो खैर उस प्रोब को स्पेसक्राफ्ट से अटैच किया गया और उन दोनों को जुपिटर पर भेज दिया गया। अभी स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर तक पहुंचने में पूरे 5 महीने बाकी थे, लेकिन 5 महीने पहले ही उसके प्रोब को डिटैच कर दिया गया और जुपिटर पर भेज दिया गया। खैर प्रोब का मिशन तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट को अभी जुपिटर तक पहुंचने में पूरे 5 महीने बाकी थे। तो जब 5 महीने बाद वो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर पर पहुंचता है, तो उसने जुपिटर के मून्स पर कुछ ऐसा देखा जिसका अंदाजा लगा पाना भी शायद मुश्किल था, क्योंकि साइंटिस्ट को लगता था कि जुपिटर के मून्स डेड और इनएक्टिव होंगे, जो कि बस पत्थर या बर्फ के टुकड़े होंगे। तो जैसे ही गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट उन मून्स के पास से फ्लाई बाय करता है, तो वो देखता है कि एक मून पर खोलता हुआ लावा है, जबकि उसका पड़ोसी मून बर्फ से ढका हुआ है। तो जुपिटर के उन मून्स पर आखिर क्या चल रहा है, चलो थोड़ा गहराई से जानते हैं। तो दोस्तों अगर जुपिटर के मून्स की बात करें, तो जुपिटर के पास इस टाइम 95 मून्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जिन मून्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो हैं गैनीमीड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो, क्योंकि ये चारों मून्स जुपिटर के सबसे बड़े मून्स हैं और यही वजह है कि साइंटिस्ट हमेशा से इन मून्स के बारे में जानना चाहते थे। मजे की बात तो ये है कि ये मून्स उस वक्त डिस्कवर हुए थे जब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, ये बात है 1610 की, जब 1610 में गैलीलियो ने पहली बार एक छोटी सी टेलीस्कोप से जुपिटर को देखा, तो उसे जुपिटर के ये चारों मून्स भी दिखाई दिए, क्योंकि ये चारों मून्स इतने बड़े थे कि एक छोटी सी टेलीस्कोप से भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तो गैलीलियो ये सब देखकर काफी हैरान हुआ, क्योंकि वो पहली बार किसी दूसरे प्लेनेट के मून्स देख रहा था, वरना तब तक लोग यही सोचते थे कि मून सिर्फ अर्थ के पास है। तो खैर इन मून्स को सबसे पहले गैलीलियो ने डिस्कवर किया, तो यही वजह है कि इन्हें गैलीलियन मून्स भी कहा जाता है, यानी ऐसे मून्स जिन्हें गैलीलियो ने देखा। तो ऐसे ही जब गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को बनाया गया, तो स्पेसक्राफ्ट का नाम भी गैलीलियो इसी वजह से रखा गया कि उसको गैलीलियन मून्स को स्टडी करना था। खैर टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों जब गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास पहुंचा, तो उसने जुपिटर की खतरनाक रेडिएशंस का सामना किया, क्योंकि जुपिटर के ऊपर इतनी खतरनाक रेडिएशंस हैं कि वहाँ मशीन्स भी सरवाइव नहीं कर पाती। तो गैलीलियो जुपिटर का ऑर्बिट कुछ ऐसे कर रहा था कि पहले वो जुपिटर के ऑर्बिट के अंदर जाता, फिर बाहर आ जाता, फिर अंदर जाता, फिर बाहर आ जाता, और ऐसे कर करके ही उसने जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स के पास से भी फ्लाई बाय किया। तो दोस्तों जिस मून के पास से गैलीलियो ने सबसे पहले फ्लाई बाय किया वो था गैनीमीड।
तो दोस्तों जब गैलीलियो गैनीमीड के पास से गुजरा तो उसने कुछ ऐसा देखा जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। दोस्तों गैनीमीड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है, जो कि साइज में प्लैनेट मर्क्यूरी और प्लैनेट प्लूटो से भी ज्यादा बड़ा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि गैनीमीड इतना बड़ा है कि अगर ये जुपिटर की जगह पर होता और सन के गिर्द ऑर्बिट करता तो यकीनन हम इसे एक प्लैनेट मानते। तो जब गैलीलियो ने गैनीमीड के पास से फ्लाई बाय किया तो उसने ये कंफर्म किया कि गैनीमीड के पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि गैनीमीड खुद बना रहा है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही एक ऐसी चीज है जो कि हमें सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड से बचाती है, और मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि लाइफ के लिए बेहद जरूरी है। तो गैनीमीड हमारे पूरे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा चांद है जिसके पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। इनफैक्ट गैनीमीड के अलावा किसी भी चांद पर मैग्नेटिक फील्ड तो दूर की बात, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड का नामो निशान भी मौजूद नहीं है। और अगर हम बात करें प्लैनेट्स की तो मार्स और वीनस जैसे प्लैनेट्स के पास भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं। तो एक चांद के पास मैग्नेटिक फील्ड का होना काफी अजीब बात है। और ऐसे ही जब साइंटिस्ट ने गैनीमीड की उस मैग्नेटिक फील्ड को देखा तो उन्हें यकीन सा नहीं हुआ। ऐसे ही दोस्तों गैनीमीड के बारे में एक बात जो और पता चली वो ये थी कि गैनीमीड की क्रस्ट के नीचे समंदर है जिसे अब तक देखा तो नहीं गया, लेकिन उसके होने के स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं। साइंटिस्ट ने देखा कि जब गैनीमीड की मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड से टकराई तो गैनीमीड पर ऑरोरास दिखाई दिए जो कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करते हैं कि गैनीमीड के नीचे पानी है। और तो और हबल टेलीस्कोप ने भी ये कंफर्म किया कि गैनीमीड के नीचे एक बहुत बड़ा समंदर है जो कि अर्थ पर मौजूद समंदरों से भी 10 गुना ज्यादा गहरा है, और उसका पानी इतना ज्यादा है कि अगर अर्थ के सारे समंदर मिला दिए जाएं तब भी वो गैनीमीड के पानी से कम बनते हैं। खैर दोस्तों गैलीलियो ने गैनीमीड की बहुत सारी डिटेल्स कैप्चर की। उसके बाद उसका नेक्स्ट टारगेट कैलिस्टो था। दोस्तों गैनीमीड के बाद गैलीलियो ने कैलिस्टो के पास से फ्लाई बाय किया और उसकी बहुत सारी डिटेल्स कैप्चर की। तो अगर कैलिस्टो की बात करें तो कैलिस्टो जुपिटर का दूसरा सबसे बड़ा चांद है जो कि साइज में लगभग प्लैनेट मर्क्यूरी के जितना है। कैलिस्टो की सबसे खास बात यह है कि इसके पास एक बहुत ही अजीब सरफेस है। दोस्तों जब गैलीलियो कैलिस्टो के पास से गुजरा तो उसने हमें यह बताया कि कैलिस्टो के पास हमारे सोलर सिस्टम की सबसे पुरानी सरफेस है, और इससे पुरानी सरफेस अब तक किसी भी प्लैनेट या मून पर नहीं देखी गई, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि कैलिस्टो पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा क्रेटर्स यानी गड्ढे हैं, और वो कोई आम गड्ढे नहीं है, क्योंकि अगर हम उन गड्ढों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करके देखते हैं तो पता चलता है कि उन गड्ढों के अंदर छोटे छोटे हजारों गड्ढे और हैं जो कि कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कैलिस्टो का इतिहास बहुत ही भयानक गुजरा होगा। कैलिस्टो पर हजारों या फिर लाखों सालों तक एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई होगी जिसकी वजह से कैलिस्टो का ये हाल हुआ होगा। खैर कैलिस्टो के बारे में बताने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो सब हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते। उसके लिए मैं कैलिस्टो पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो कैलिस्टो के बारे में इतना ही। अब चलते हैं तीसरे मून की तरफ। दोस्तों कैलिस्टो के पास से फ्लाई बाय करने के बाद अब बारी थी आयो की। दोस्तों गैलीलियो से पहले वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने भी आयो के पास से फ्लाई बाय किया था, और वॉयेजर 1 ने तो आयो की बहुत सारी पिक्चर्स भी ली थी जिन्हें देखकर साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि आयो एक डेड मून है। लेकिन जैसे ही गैलीलियो आयो के पास से फ्लाई बाय करता है तो वहाँ का नजारा सबसे अजीब देखने को मिलता है। इनफैक्ट गैलीलियो ने आयो पर एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखने के बाद साइंटिस्ट को यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वो अब तक डेड मून समझ रहे थे वो सबसे ज्यादा एक्टिव मून निकलेगा, और वहाँ हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आयो जुपिटर का तीसरा सबसे बड़ा मून है जो कि साइज में हमारे मून से भी थोड़ा सा बड़ा है। जब गैलीलियो आयो के पास से गुजरा तो उसने देखा कि आयो पर लगभग 400 वोल्केनोज हैं जो कि हाईली एक्टिव हैं। इतने एक्टिव वोल्केनोज आज से पहले किसी भी प्लेनेट या मून पर नहीं देखे गए। तो अगर हम आयो को हेलिश मून कह दें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि आयो का एनवायरनमेंट ऐसा है जैसे कोई जहन्नुम हो। आयो पर हर जगह लावा ही लावा है। वहाँ लावा के बड़े बड़े प्लूम्स यानी फवारे देखने को मिलते हैं जिनकी हाइट लगभग 500 किलोमीटर तक चली जाती है, जो कि इतनी ज्यादा हाइट है कि उसे इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। अगर कंपैरिजन के तौर पर हम दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट को भी देखते हैं तो माउंट एवरेस्ट की हाइट भी 8.9 यानी लगभग 9 किलोमीटर है। अब कहाँ 9 और कहाँ 500। एक एस्टिमेट के मुताबिक ये पता चला है कि आयो पर जो लावा है वो अर्थ के लावा से भी काफी गर्म है, क्योंकि आयो जुपिटर के सबसे पास वाला गैलीलियन मून है जो कि जुपिटर के बहुत ही क्लोज ऑर्बिट करता है। तो यही वजह है कि जुपिटर की सबसे ज्यादा टाइडल फोर्सेस आयो पर एक्ट करती हैं, जो कि आयो को अंदर ही अंदर एक नींबू की तरह नचोड़ती रहती हैं। खैर आयो भी एक लंबा टॉपिक है तो इस पर भी अलग से एक वीडियो बन सकता है।
तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं चौथे मून की तरफ। दोस्तों एक एक करके गैलीलियो ने गैनीमीड, कैलिस्टो और आयो के पास से तो फ्लाई बाय कर ही लिया था, तो अब बारी थी यूरोपा की। अब यूरोपा के ऊपर जो चीजें देखने को मिली वो इस मिशन की सबसे खास चीजें बनी। और जब बात हो सबसे खास की, तो सबसे खास सिर्फ एक ही चीज होती है और वो और कुछ नहीं बल्कि लाइफ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब तक जितने भी स्पेस मिशंस किए गए तो उनका मेन मोटिव हमेशा से लाइफ की तलाश रहा है, यानी अर्थ के अलावा एक ऐसी जगह ढूंढना जहाँ लाइफ हो। तो यूरोपा पर लाइफ के स्ट्रॉन्ग एविडेंस देखने को मिले और यही वजह है कि यूरोपा को इस मिशन का सुपरस्टार कहा गया। दोस्तों जब सभी मून्स का चक्कर काट कर गैलीलियो यूरोपा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि यूरोपा जो कि आयो का पड़ोसी है और बाकी गैलीलियन मून्स में सबसे छोटा है, उस पर बर्फ की एक चादर है। यानी यूं समझ लो कि यूरोपा ढका हुआ तो बर्फ से है, लेकिन उस बर्फ के नीचे असल में कुछ और है, और वो और कुछ नहीं बल्कि पानी है। जी हाँ दोस्तों, गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने कंफर्म किया कि यूरोपा की सरफेस के नीचे पानी है, क्योंकि अगर हम यूरोपा की सरफेस को गौर से देखते हैं तो वहाँ पर हमें बड़े बड़े क्रैक्स दिखाई देते हैं, जो कि इस बात का इशारा करते हैं कि यूरोपा की सरफेस यूरोपा से चिपकी हुई नहीं है बल्कि वो उसके ऊपर तैर रही है। यानी यूरोपा की जो बर्फीली सरफेस है वो असल में सरफेस नहीं है बल्कि सिर्फ एक चादर है। यूरोपा की वो सरफेस लगभग 20 से 40 किलोमीटर थिक है और अगर उस लेयर को पिघलाकर यूरोपा के अंदर जाया जाए तो वहाँ एक बहुत ही गहरा समंदर है, जिसका पानी अर्थ पर मौजूद सभी समंदरों से भी 2 गुना ज्यादा है। दोस्तों साइंटिस्ट का ये मानना है कि यूरोपा के उस ओशियन के अंदर कोई एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है, क्योंकि यूरोपा ऊपर से बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी वजह से वो ओशन हर किस्म की रेडिएशन से महफूज रहता है। तो हो सकता है कि उस ओशन के अंदर हमें कोई एलियन स्पीशीज तैरती हुई नजर आ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा कि अर्थ के अलावा लाइफ को कहीं और देखा जाएगा। खैर यूरोपा पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा जिसमें हम यूरोपा पर होने वाले फ्यूचर मिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे यूरोपा की सरफेस को पिघलाया जाएगा और कैसे उसके ओशन के अंदर रोबोट्स को भेजा जाएगा, ताकि वो ये पता लगा पाए कि यूरोपा के अंदर असल में क्या है। खैर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के साथ क्या हुआ। तो यार अगर बात करें गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट की तो इसकी एंडिंग भी थोड़ी सैड है, क्योंकि जैसे ही उसका मिशन कंप्लीट हुआ तो उसे जानबूझ के जुपिटर के अंदर भेज दिया गया, जिसके बाद वो भी हमेशा हमेशा के लिए जुपिटर का एक पार्ट बन गया। दोस्तों गैलीलियो जुपिटर पर 7 दिसंबर 1995 में पहुंचा था और 21 सितंबर 2003 को उसका मिशन कंप्लीट हुआ, जो कि लगभग 8 साल बनते हैं। तो पूरे 8 साल तक गैलीलियो ने अपनी सर्विस दी और जैसे ही उसका मिशन कंप्लीट हुआ तो उसको जुपिटर के अंदर भेज दिया गया, जिसके बाद वो भी एक आग का गोला बनकर राख हो गया और यूं गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट की कहानी खत्म हुई। तो यार इस वीडियो में हमने सभी गैलीलियन मून्स के बारे में मोटा मोटा डिस्कस जरूर किया, लेकिन इन सभी मून्स पर डिटेल्ड वीडियोस मेरे चैनल पर आ जाएंगी। वैसे तो मुझे इन सभी मून्स में आयो सबसे अच्छा लगा, आपको कौन सा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो ऊपर लेफ्ट साइड पे आपको पार्ट 1 दिख रहा होगा और राइट साइड पर 2, चाहो तो इन्हें देख लो, नहीं तो नीचे किसी भी रैंडम वीडियो पर क्लिक कर लो। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।